कोई डिस्कस करेगा व्हाट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक? एनीवन? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक? Small themes of economics. सॉरी, अगेन रोल नंबर 13, क्या बोल रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में? Small themes of economics. ओके, एनीबडी एल्स? माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो नॉट माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक। वेरी गुड। रोल नंबर 10, स्टडी ऑफ होल यूनिट्स। एनीबडी एल्स? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक? यस, रोल नंबर 33, 7033। ईच एंड एवरीवन यू हैव टू रिस्पॉन्स फास्ट, अदरवाइज मेरा रोल नंबर लेने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आई कैन रिमूव फ्रॉम द ग्रुप एंड मार्क एज absent, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगेगा कि आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीवन शुड रिप्लाई फास्ट। जस्ट 12 ने बोला है मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? कोई माइक पे बोलना चाहेगा? रोल नंबर 7138। 7138। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक? देखो, राइट रॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आंसर बोलना सीखो। एनीवन एल्स? एनीवन? यस, कोई भी नहीं? माइक के ऊपर माइक बोलने के लिए आप लोग का ये एनर्जी कहाँ गया? हेलो यस, 38 बोलो। सर, it is deal with Indian whole national income. होल नेशनल इनकम, ओके, बोल सकते हो। जैसे कि 19 ने बोला है मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ कंट्रीज एंड गवर्नमेंट। 28 ने बोला स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एनीबडी एल्स? और किसी में कोई आंसर? रोल नंबर 18 ने डायरेक्टली गूगल से कॉपी पेस्ट करके बोला है बुक में, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न विद लार्ज स्केल ऑफ जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो उतना सर्च करने में टाइम लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीबडी एल्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस लार्ज और एग्रीगेट, ओके, ठीक है। मतलब आप लोग को कुछ ना कुछ तो पता है मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक में दो इकोनॉमिक होते हैं, एज आप लोग को पता है, माइक्रो एंड मैक्रो। यू नो अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, प्राइस, कमोडिटी, ठीक है। जिसमें आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, ये सब आपने देखा था। ओके, सो था माइक्रो इकोनॉमिक। नाउ वी हैव टू स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो ये किसी भी इंडिविजुअल्स का स्टडी नहीं करता है, ना इंडिविजुअल प्राइस का स्टडी करता है, ना ही इंडिविजुअल कमोडिटी का। ये किसी भी चीज का इंडिविजुअल स्टडी नहीं करता है। इट इज अ स्टडी एग्रीगेट एज होल, पूरा ऑल टोटल इंडिया का नेशनल वाइड प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, टोटल एक्सपेंडिचर्स, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर,
ये पूरा स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिया का, ठीक है, टोटल डिमांड एंड सप्लाई, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो जो इंडिया का पूरा एज होल स्टडी करे इनकम एज वेल एज प्रोडक्टिविटी का, वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। नाउ अंडरस्टैंड, आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक का फीचर्स भी पता होगा, जो उसके पॉइंट्स थे वही फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। थ्योरीज भी आप लोग को पता होगा, बट उतना नहीं, नॉर्मल बोल भी गए रहोगे। तो आज हम लोग देखेंगे वापस से सेम चीज, हैव टू रिपीट, एंड कुछ चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक के अंदर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज दो तरह के होते हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी पढ़ेंगे। वो आप लोग के लिए नया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स के लिए और आगे किसी एग्जाम दोनों पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, एज लाइक करंट अफेयर्स के जैसा ही आपको इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट देना है हर जगह पे। उसके लिए इकोनॉमिक से दूर नहीं भागना है, उसके साथ साथ रहना, उसको समझ के चलना है। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है आपको? यस, रिप्लाई दो एनीवन। कभी कभी माइक पे भी रिप्लाई दिया करो। तो चलो, screen is presenting or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So as per the today's topic, we have to study the macroeconomic का features, theory, scope, importance वगैरह आज हमको पढ़ना है। So let's start with the discussion with definition. तो definitions क्या बोलता है macroeconomic का? Macroeconomic is a branch of economic, एक तरह का ब्रांच है, मतलब इकोनॉमिक के दो ब्रांच होते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया माइक्रो एंड मैक्रो। तो इकोनॉमिक का ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी करना पड़ता है बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक एज होल। पूरे का पूरा इकोनॉमिक का स्टडी करना पड़ता है, उसके बिहेवियर मतलब चेंजेस क्या होता है, कैसे होता है, परफॉर्मेंस क्या है, वो सब स्टडी करना पड़ता है एग्रीगेट इन डिटेल। इट फोकस ऑन एग्रीगेट, इसका फोकस कैसा रहता है? एग्रीगेट। एग्रीगेट का बात करें मतलब टोटल, एग्रीगेट का अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है टोटल चेंजेस इन इकोनॉमिक। किस तरह से इकोनॉमिक चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या इफेक्टिव है, सच एज अनएम्प्लॉयमेंट का बात करें, ग्रोथ रेट का बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बात करें, या फिर इन्फ्लेशन का बात करें। इन सब चीजों का एग्रीगेट स्टडी करना ही काम है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक का। सो ये डेफिनेशंस है, आप लोग को याद करना है, इट्स मच इंपॉर्टेंस फॉर यू। सो अंडरस्टैंड द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक। क्लियर दैट? Yes, each and everyone reply fast. कोई भी लेक्चर्स में सोएगा नहीं। ईच एंड एवरीवन का रोल नंबर मैं याद रख रहा हूँ। कोई अगर ग्रुप में है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो मैं लेफ्ट कर दूंगा उसको। ओके, सो ये था मैक्रो इकोनॉमिक का डेफिनेशंस। मतलब आपको डेफिनेशन के अंदर सब पता चल जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है। मैक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक है जो स्टडी करता है बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस पूरे इकोनॉमिक का एज होल, मतलब एक डिटेल में पूरे इंडिया का। और सबसे ज्यादा ये फोकस रखता है एग्रीगेट के ऊपर, टोटल मतलब क्या चेंजेस हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना चेंजेस हो रहा है, ग्रोथ रेट कितना चेंजेस हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना चेंजेस हो रहा है, मतलब जीडीपी, जीएनपी, एलएनपी, ये सब में कितने चेंजेस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या है, रेट क्या चल रहा है, ये सब का चेंजेस जो भी है वो पता लगाता है और स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। देन स्कोप, स्कोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब अगर स्कोप का बात करें तो यू हैव टू रिफर द डायग्राम। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक दो चीज में डिवाइड किया गया है, एक थेरीज के ऊपर और एक पॉलिसी के ऊपर। तो जो भी स्कोप है वो दो स्कोप में डिवाइड किया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक का थेरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक का पॉलिसी। अगर हम थेरी का बात करो तो थेरीज के अंदर कौन से स्कोप आते हैं देख लो। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहला बात होती है इकोनॉमिक का मतलब होता है, अगर हम इकोनॉमिक कर रहे हैं तो उसका सबसे पहली बात यही होती है कि इकोनॉमिक का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। दूसरा चीज है नेशनल इनकम, तीसरा चीज है थेरी, इसका मनी का थेरी। फोर्थ है इंटरनेशनल ट्रेड, पांचवा है एम्प्लॉयमेंट, छठवा है जनरल प्राइस लेवल। ये नेशनल लेवल पे काम आते हैं। मतलब ये सब के सब जो पॉइंट्स है
ये आपको फीचर्स में भी मिल जाएंगे, ये आपको स्कोप के भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो जो मैक्रो इकोनॉमिक की थेरीज हैं, तो कौन से थेरीज हैं? थेरी नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, थेरी नंबर 2 theory of national income, then theory of money, then theory of international trade, then theory of employment, then theory of general price level. अगर हम इकोनॉमिक के पॉलिसी का बात करें, you can say that what are the policies of economic, तो हम दो पॉलिसीज को फोकस करेंगे, दैट्स कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक के लिए, ठीक है। इंडिया के लिए इकोनॉमिक के लिए दो पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कैन सी द डिटेल्स इन next lectures, fiscal policy and monetary policy क्या होता है। Now today we have to discuss about the macroeconomic theories and policies in short. So आप लोग points याद कर लो। I can give you 30 seconds लिखने के लिए। There are the 6 theories and 2 policies: economic growth and development, theory of national income, theory of money, theory of international trade, theory of employment, theory of general price level, and policies, fiscal policy and trade policies. You can take the screenshot also. Come to the points, we can discuss point wise. Macroeconomic theory. Anybody can read the point wise? कोई point wise read करो, मैं उसको explain करता हूँ। Roll number 7029. Yes, sir. Economic growth and development. The state of a country's economy can be evaluated in terms of the per capita real income, as studied under microeconomics. Yes, economic growth and development. तो जो status of a country economic can be evaluated in terms of per capita real income as studied under the macroeconomic. अब ये per capita real income क्या होता है? कोई बताएगा मुझे per capita real income? आप लोगों ने per capita real income के बारे में सुना रहेगा, yes or no? पर कैपिटा इनकम मतलब आप किसी इंडिविजुअल का इनकम का बात करो, आप किसी इंडिविजुअल फर्म का बात करो, उन सबको एग्रीगेट कर लो, एग्रीगेट करके उसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। आप अगर इंडिविजुअल का स्टडी करोगे तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक के स्टडी के अंदर रखना पड़ेगा। अगर आप टोटल उन्हीं सबको टोटल कर दो, एग्रीगेट कर दो, फिर उसका डिवाइड करो, एग्रीगेट निकालो, एवरेज निकालो, ठीक है। टोटल करके एवरेज निकालो तो आपको मिल जाएगा आपकी कंट्री का इनकम। अंडरस्टैंड? सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर स्टडी करना है, अगर ये थ्योरी है, ठीक है, इज अ थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, तो इसके अंदर पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या दिखाता है कि पहले कुछ साल पहले लोगों की इनकम क्या थी और आज लोगों की इनकम क्या है। पहले आपको पता रहेगा कि 1990 के टाइम पे 10,000 रुपये बहुत मायने रखता था। आज लोगों के पास 10,000 ऐसे ही पड़े रहते हैं जेब पे। उस टाइम 10,000 बहुत मायने रखते थे। तो इस तरह से जो पर कैपिटा इनकम चेंज हुआ है, पहले वैल्यू कितनी थी, आज वैल्यू कितनी है, चेंजेस हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंजेस हुआ है हर एक लोगों में, ठीक है। आज आपके पास इजीली 500 रुपये इजीली मिल जाता है, 2,000 रुपये आप एक दिन में खर्चा कर देते हो। उस टाइम पे 10, 15, 20 साल पहले आपको 2,000 रुपये खर्चा करने के लिए, मतलब 2,000 आपके पास रहता तो उसमें आपके पैसे बच भी जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे आपका 2,000 रुपये खर्चा हो जाता है। मतलब ये सोचने का ये पॉइंट है कि आपका जो इनकम उस टाइम से लेके आज टाइम में बढ़ा है, ये विद द हेल्प ऑफ ये थ्योरी आप लोग को देखना है। ये थ्योरी बताता है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है, आपका डेवलपमेंट कितना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया आपका। अंडरस्टैंड? Yes. So next point, 7138. Yes, sir. Theory of national income. Two covers the various topics related to the evaluation of national income, including the income, expenditure, and budgeting. ओके, अब ये नेशनल इनकम कोई मुझे स्पेसिफाई करेगा, क्या बताएगा नेशनल इनकम के बारे में, क्या बता रहे हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम? एनीवन तो बताएगा थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम क्या है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने बजट का नाम सुना है? यू नो द बजट्स, गवर्नमेंट बजट्स,
सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस बजट, नाम सुना है? क्या आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में जानते हो? गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, मतलब गवर्नमेंट के इनकम एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। यस, मतलब गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, आप लोग ने 12th में पब्लिक एक्सपेंडिचर चैप्टर में आपने पढ़ा रहेगा कि रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से इनकम कलेक्ट करती है, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस करती है, ठीक है। वही सब इनकम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, वही सब इनकम अकॉर्डिंग टू द पब्लिक, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स। अब अगर हम इंडिविजुअल का बात करें तो वो कंसिडर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक में, लेकिन हम टोटल का बात करेंगे, मतलब ईच एंड एवरी एरिया वाइज माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आ जाएगा। स्टेट वगैरह सब का इनकम एग्रीगेट करने के बाद खर्चा कितना हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है, बजट कितना निकाल रहे हैं, यही सब कंसिडर होगा एज थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। इंडिया का इनकम कितना है, इंडिया का एक्सपेंस कितना है। अभी इंडिया का एक्सपेंस का बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का बात करें, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या क्या है? हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल कॉलेजेस बनाना, ठीक है, यूनिवर्सिटीज बनाना, रोड्स, डैम्स, सड़क, ब्रिज वगैरह सब बनाते हैं ना गवर्नमेंट, रेलवेज, जहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, दे आर द एक्सपेंडिचर पार्ट। यस, और गवर्नमेंट के इनकम क्या क्या है? आरबीआई से लोन लेना, आरबीआई से लोन लेने का, या तो फिर किसी से फाइन कलेक्ट करने का, टैक्सेस कलेक्ट करने का, ये सब इनकम से, राइट। सो यही स्टडी करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक अंडर द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नाउ अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? रोल number 7033, can you come to the mic? रोल number 7033, okay, left, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ 7044, रीड द थर्ड पॉइंट। सेवन जीरो फोर फोर या फिर 7044 है? नहीं है। 7004, ए डिवीजन, रोल नंबर 4, थर्ड पॉइंट रीड करो फास्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। Theory of money. Microeconomics analyzes the function of the reverse bank, the economy, the inflow and outflow of money, along with its impact on the employee level. इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओके, ठीक है। सो थियरी ऑफ मनी का ये भी एक थियरीज है मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर, जिसमें जो एनालाइज करते हैं द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई का फंक्शंस, यू नो द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, पता ही होगा, नो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आरबीआई का फंक्शंस आप लोग को पता ही होगा। यस और नो? issue of currency notes, banker to the government, act as the bankers, lender of last resort, control of credit. So उस theories में आरबीआई इकोनॉमिक क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, एनालाइज द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक्स इन इकोनॉमिक के इम्पैक्ट के ऊपर, इकोनॉमिक के इम्पैक्ट के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ मनी, कैश कितना कहाँ से आता है, कैश कितना कहाँ पे जाता है, अलॉन्ग विद द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवल, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या क्या इफेक्ट है, ये सब स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक अंडर द थ्योरी ऑफ मनी। जैसे कि कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है आरबीआई के, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैश इनफ्लोज क्या क्या है, कैश आउटफ्लोज क्या क्या है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, 7135, बी डिवीजन 7135, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। Yes, sir. Theory of international trade. It is the field of study that in upon to the export and import of goods or service. In brief, it determines the impact of cross-border trade and duties charged on the economics.
यस। अब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर स्टडी करता है कि क्या इफेक्ट होते हैं, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्या क्रॉस बॉर्डर रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या पॉलिसी बनाना पड़ता है, किस पॉलिसी को रखना पड़ता है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या इफेक्ट गिरता है हमारे कंट्री की इकोनॉमी। तो ये सब स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमी करता है। जैसे कि फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ टेक्निक्स अपॉन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बॉर्डर ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मतलब इंडिया चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, या यूएसए के साथ या जापान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर अगर ट्रेड करती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव, किस वजह से हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज होता है। एंड ऑन द इकोनॉमिक ड्यूटी का यहाँ पे मतलब होता है टैक्सेस। ड्यूटी का मतलब यहाँ पे होता है टैक्सेस, जो टैरिफ हम भरते हैं इंपोर्टर, हर एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर को टैरिफ भरना पड़ता है। ये तो कौन सी कंट्री कितना टैरिफ चार्ज करती है, कौन सी कंट्री कितना ड्यूटी चार्ज करती है, वो क्या है, और उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे इकोनॉमी। सो इसकी वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया का जो कंडीशंस है उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट करना जरूरी है कि इंपोर्ट करना जरूरी है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना जरूरी है कि मैक्सिमम इंपोर्ट करना जरूरी है। बट द कंडीशंस क्या है यहाँ पे, बट द कंडीशंस इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से हम इंपोर्ट ज्यादा क्यों हो रहा है, व्हाई द रीजन ऑफ इंपोर्ट ज्यादा। एक रीजन मुझे चाहिए, बहुत सारे रीजन है, मुझे एक रीजन चाहिए नॉर्मली। ठीक है, पॉपुलेशन बोल सकते हो। अब पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन का मतलब डिमांड बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब होता है कि डिमांड ज्यादा होना। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड करना पड़ेगा, तो इंडिया की जो लोगों का डिमांड है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपोर्ट कर रही है, ये करती है, इंपोर्ट करवाती है। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल सबसे बात करें तो चाइना, जो भी प्रोडक्ट है चाइनीज प्रोडक्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट चाइनीज का इंपोर्ट होता है हमारे इंडिया में, बहुत सारा प्रोडक्ट। ठीक है, बीच में बैन भी किया गया था कि चाइनीज प्रोडक्ट का इंपोर्ट ये करो, बैन करो। आपने सुना रहेगा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ये भी चले थे, एक्शंस भी चले थे। ठीक है, चाइनीज प्रोडक्ट बंद करो, ये करो, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है बंद होना। फैक्ट ये है कि चाइना से ही, अभी बोल नहीं सकता हूँ मैं, एज अ कंफर्म नहीं बता सकता, बट एक फैक्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना से ही टी शर्ट मंगा के और चाइना वाले टी शर्ट पे ही लिख के ये लिखते हैं बैंड, बोलते ना बैंड द प्रोडक्ट चाइना, उसी टी शर्ट पे लिख देते हैं चाइना का प्रोडक्ट बंद करो, और उसी को बेच देते हैं। ये एक तरह का मार्केटिंग है, बहुत बड़ा मार्केटिंग ये है स्ट्रेटेजी। मतलब चाइना का ही प्रोडक्ट मंगा के चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर ही लिख के और उसको ही बेच देते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केटिंग लेवल है, इसके अंदर आप जाओगे या समझोगे इसको तो आपको बहुत कुछ फैक्ट सामने आएंगी कि क्यों हम चाइना का प्रोडक्ट बंद नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ा, सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हम चाइना का प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, सपोज उसका इंपोर्ट हमारी इसमें कंट्री में बंद कर देते हैं, तो हमारी जो जिस प्राइस में हम लोग जो खरीदते हैं चाइना का प्रोडक्ट, वो हमको सस्ता पड़ता है। यस और नो, वो चीजें हमको सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। भले से वो टिके ना टिके की बात है, वो तो ऐसा उसको डायलॉग है कि टिक गया तो चांद तक, नहीं टिका तो शाम तक, बट टिक गया तो बहुत ही टिकता है, बट वो कॉस्ट हमको कम पड़ती है और पब्लिक डिमांड करती है, इसके लिए वो मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोग दिवाली में देख लो, ठीक है, दिवाली में आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा आप लोग को दिवाली में देखने को मिलता है चाइना के प्रोडक्ट मिलते हैं, इलेक्ट्रिक चाइना के प्रोडक्ट। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का बात है कि इकोनॉमिक ये भी देखता है कि आपकी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से क्या इफेक्ट गिरेगा, क्रॉस बॉर्डर क्या इफेक्ट होते हैं, ड्यूटीज एंड चार्जेस क्या क्या होते हैं, ये सब स्टडी कौन करता है, इकोनॉमिक।
नेक्स्ट है theory of employment, roll number 7060. Next point, theory of employment. First, A division 7060. ओके एनीवे मैं पढ़ता हूँ, जाने दो, इतना टाइम अपने पास नहीं है. यू आर वेस्टिंग द theory of employment. This stream macroeconomic help to figure out the level of unemployment and prevailing the employment condition in a country. Also it know how it affect the supply, demand, saving, consumption, expenditure, behavior. मतलब इकोनॉमिक ये भी देखता है कि एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कि किस तरह के लोग क्या क्या डिमांड करते हैं, क्या क्या डिमांड एंड सेविंग, सप्लाई, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ऑल दिस थिंग्स स्टडी अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक. कि लोगों का डिमांड कितना है, लोगों का सप्लाई कितना है, कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. ठीक है, अभी आपको लगता है कि मार्केट में अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन जो है, एक तो फिगर आउट ये बताता हूँ कि ये जो 1.5-2 साल से, जो 18 महीने से जो सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन का और इसका कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशंस में बहुत सारे थियरीज गलत भी साबित हो चुके हैं. देखो, इन प्रेडिक्शन कोई नहीं बता सकता. जो पहले थियरीज बने थे डिमांड एंड सप्लाई के, उसमें बहुत सारे आप लोग पॉइंट रिवाइज पढ़ते आ रहे थे कि प्राइस कम होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, सप्लाई भी ज़्यादा होता है. अंडरस्टैंड. बट ये जो 18 महीने से जो कंडीशन चल रही हैं, यहाँ पे वो सब थियरीज कहीं ना कहीं जाके चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट मतलब लोग रोजगार दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? जॉब मिल रहा है, वैकेंसीज है मार्केट में इस टाइम पे? नहीं. ऊपर से आप लोग इसके अलावा क्या सुन रहे हो? एम्प्लॉयमेंट के अलावा क्या सुन रहे हो? कंपनी क्या कर रही है? लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है कि लोगों को जॉब से निकाल रही है बिकॉज ऑफ नो इनकम? जॉब से निकाल रही है. तो ये कंडीशंस भी क्या इफेक्ट गिरता है, जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है, ये सब स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक. ऑल दिस स्टडीज हैज बीन डन, ये सब हो चुका है. आप लोग रिफर कर सकते हो नेट से. ठीक है, आप लोग रिफर कर सकते हो नेट से. आप लोग टॉपिक डाल सकते हो, कोविड-19 सिचुएशन चैलेंज बेस्ड बाय एम्प्लॉयमेंट, या एम्प्लॉय क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, रिफर कर सकते हो नेट से. अंडरस्टैंड. Last point is general price level theory. Most important of all, analyzes product pricing and how these price levels fluctuate because of the inflation and deflation. Yes, inflation and deflation का बात करें, महंगाई, ठीक है, डिफ्लेशन का बात करें, जो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, गवर्नमेंट मतलब बहुत ही लॉस में चली जाती है, वो इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इकोनॉमिक के ऊपर, प्राइस लेवल के ऊपर, जनरल प्राइस लेवल. नाउ टेल मी द व्हाट इज पेट्रोल प्राइस इन मुंबई. तो बताएगा मुझे पेट्रोल प्राइस मुंबई में क्या है, क्या चल रहा है? मोर देन 100, मतलब वो तो पहले ही जब 101 ने 104 या 5 या 6 चल रहा है, 105 पॉइंट समथिंग चल रहा है. और ये 105 80 अप्रोक्स 18 महीने पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले समथिंग कुछ पेट्रोल प्राइस 81 या 82 रुपीज था. Am I right? लॉकडाउन से पहले, मतलब 2020 मार्च के पहले कुछ पेट्रोल प्राइस 82 या 85 रुपीज समथिंग था. लॉकडाउन तक इस पेट्रोल प्राइस की कीमत कितनी हो गई है? मोर देन 20 रुपीज, मतलब 20 रुपीज बढ़ गया एक्स्ट्रा, 105 104 रुपया हो गया. यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ है कि लोगों के इनकम कम हो चुके हैं, बट महंगाई का बात करने का मतलब पेट्रोल का बात कर रहे हैं. जो प्रोडक्ट हैं, जो नेसेसरी, जो एवरी टाइम यूज करने का बात है, ये चीज है. अब इस पे क्या इफेक्ट है? देखो, पहली चीज, फर्स्ट थिंग, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों को घर से बाहर निकलना ही है, कैसे भी करके लोग घर से बाहर निकलेंगे. ऊपर से ट्रेन बंद, पब्लिक लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोगों के लिए, उनके लिए ट्रेन बंद. अब उनको वो ट्रेन छोड़ के, मतलब जो पैसा उनको कम में लगता था वो छोड़ के
दे आर प्रीफर द बस, लेकिन बस के लिए भी वो लोग को लाइन लगाना पड़ता है, बस के लिए भी थोड़ा चार्जेस ज़्यादा हो रहा है। रिक्शा वाले, पेट्रोल प्राइस महंगा होने के कारण उनका भी चार्जेस बढ़ गया है, और जो फूड्स वगैरह या सब वेजिटेबल्स लेके आते थे दूर दूर से, वो पेट्रोल प्राइस बढ़ने की वजह से उनका भी चार्जेस बढ़ रहा है। बट फिर भी लोगों को सबसे ज़्यादा महंगाई का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इन दिस 18 महीने में या 20 महीने में, जो भी फेस करना पड़ रहा है सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। यस और नो? तो ये इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन, किस तरह से इन्फ्लेशन, महंगाई किस तरह से और चीज़ों पे इफेक्ट करती है। जैसे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल प्राइस की वजह से किस किस लोगों का कौन सा कैसा रीजंस के हिसाब से प्राइस बढ़ जाता है और किस तरह से वो चार्ज करते हैं, ये भी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड द थियरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक? ओके, सो कौन बताएगा मुझे पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स थियरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक? फर्स्ट थियरी, Economic growth and development. वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, Theory Theory of of national national income. यस वेरी गुड, बहुत लोग टाइप भी कर सकते हो। Theory of money. थ्योरी ऑफ मनी, थर्ड पॉइंट, वेरी गुड। Theory of international trade. वेरी गुड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, Theory of employment. Theory of employment. थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, Theory of general price level. यस थ्योरी ऑफ General price level. general price level. So understand that these theories under the study of microeconomic. Now, economic policies. There are two policies: fiscal policy and monetary policy. Fiscal policy क्या होता है? The government or reserve bank functions together while determining the macroeconomic policies, the national welfare and development. The two segment of sections as follows: fiscal policy and monetary policy. Fiscal policy क्या है? As we know, fiscal policy it means meeting the deficit of income over. डेफिसिट बात हो रहा है। डेफिसिट मतलब हम लोग बोल सकते हैं लॉस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ बजटरी डिसीजन अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक, इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम बाय द रिजर्व बैंक, आरबीआई बनाती है, इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट के साथ मिलके एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। इसके अंदर दिस पॉलिसी आर मेजर्स टेकन टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी and growth in a country by regulating the various interest rate. ये होता है मॉनेटरी। जब भी किसी इंटरेस्ट रेट का बात हो, जब भी किसी डिस्काउंट रेट का बात हो, या जब भी किसी इंटरेस्ट एंड ग्रोथ रेट का बात हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बात हो, जिस जगह पे पैसों का लेन देन आ जाए, वो जगह समझ लेना वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बनाया गया है। फिस्कल पॉलिसी, डेफिसिट है, सरप्लस है, इस तरह से क्या पॉलिसी होना है वो फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान दें, लेकिन फोकस ऑन द एग्जाम्पल, क्लियरली डिफाइन हो जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है। लेट्स सपोज देयर इज अ रिसेशन इन अ कंट्री। नाउ लेट्स जस्ट सी हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। इन केस ऑफ रिसेशन, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज एप्लीकेबल। अगर रिसेशन का पीरियड चल रहा है तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, एप्लीकेबल डाला जाता है। द सेंट्रल बैंक प्लान टू इंक्रीज, सेंट्रल बैंक क्या करती है, मतलब आरबीआई क्या करती है, तो क्या सोचती है, क्या प्लान लगाती है, तो इंक्रीज द मनी सप्लाई इन मार्केट, वो ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई करने की कोशिश करती है मार्केट में, ठीक है। अगर रिसेशन का पीरियड चल रहा है तो पैसे को मार्केट में बढ़ाना, मतलब और पैसा सप्लाई करो मार्केट में, जिससे वो रिसेशन पीरियड कवर हो जाए। सप्लाई इन द मार्केट स्टेबलाइज द इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक को स्टेबल करने का कोशिश करती है रिसेशन पीरियड में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा खत्म हो गया तो आपके पापा क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको पैसा देते हैं ताकि आप स्टेबल हो जाओ, कि इन केस इमरजेंसी यू कैन हैंडल योरसेल्फ, राइट रॉन्ग, समझा? मतलब सपोज आपके पास पैसा खत्म हो गया, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कहीं भी जाओगे घूमने के लिए तो आप एक तरह से इनसिक्योर फील करोगे कि आपके पास इमरजेंसी में पैसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे। तो आपके पेरेंट्स आपको क्या करेंगे, मनी सप्लाई करेंगे, इन केस इमरजेंसी यू कैन स्टेबल योरसेल्फ, यू कैन हैंडल योरसेल्फ। तो उसी तरह से गवर्नमेंट भी क्या करती है, आरबीआई सेंट्रल बैंक भी क्या करती है कि अगर रिसेशन का पीरियड चल रहा है
तो उस पीरियड में ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई करने की कोशिश करेगी मार्केट में, ताकि वो जो इकोनॉमिक कंडीशन है स्टेबल हो जाए मार्केट का। नाउ अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी। यस, तो इससे क्या होता है, फॉर दिस पर्पस इट कैन बी डिक्रीज द डिस्काउंट रेट कम कर देते हैं, रिजर्व्स रिक्वायर द लोअर रेट, इंटरेस्ट ऑफ लोन उसका भी रेट कम कर दे, अलॉन्ग विद द बाइंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैन बी डन, फैसिलिटेट मनी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, पब्लिक को दे देते, आप जितना चाहो उतना खरीद सकते हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड इंक्रीज द परचेजिंग पावर, इट विल लीड टू इंक्रीज द मार्केट डिमांड एंड सर्कुलेट द मनी इन द मार्केट, मार्केट डिमांड बढ़ जाता है और सर्कुलेशन ऑफ मनी का चालू हो जाता है मार्केट में। इन शॉर्ट हम यही सोचेंगे कि अगर रिसेशन पीरियड है तो सेंट्रल बैंक क्या प्लान करती है, प्लान ये करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई करे मार्केट में, ताकि लोगों का डिमांड बढ़े और मार्केट में मनी सप्लाई का सर्कुलेशन फ्लो स्टार्ट हो जाए। ये मॉनेटरी पॉलिसी है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है, टू डील विद द सिचुएशन लाइक रिसेशन, अगर रिसेशन पीरियड से डील करना है, इस सिचुएशंस को हैंडल करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है, यूजेस द एक्सपोनेंशियली फिस्कल पॉलिसी। द गवर्नमेंट हैज टू ऑप्शन, इनके पास दो ऑप्शन होता है, इट कैन बी इंक्रीज स्पेंडिंग, या तो वो खर्चा करे किसके ऊपर, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, फिस्कल पॉलिसी का बाद में, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर खर्चा करे, एंड रिवाइवल द अनफिनिश्ड और डेड प्रोजेक्ट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस द रिसेशन। डेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बहुत सालों से बंद है, ये चालू नहीं हुआ है, उसको शुरू किया जाए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, इट रिड्यूस द रिसेशन, तो रिसेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये फिस्कल पॉलिसी बताता है। और इट कैन बी प्रोवाइड द रिलैक्सेशंस, टैक्स में बेनिफिट दे दो, टैक्स में छूट दे दो, ताकि लोग और खरीद सके, ठीक है, परचेजिंग पावर पब्लिक का बढ़ सके, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये फिस्कल पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में पैसा सप्लाई करके होता है, फिस्कल पॉलिसी लोगों के लिए काम करके होता है, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए बढ़ा दो, स्पेंडिंग कर दो, खर्चा कर दो पब्लिक वेलफेयर, और जो प्रोजेक्ट बहुत सालों से बंद है, जहाँ पे लोग काम नहीं कर पा रहे, उसको स्टार्ट कर दो ताकि लोग काम कर सके, या तो फिर एक रिलैक्सेशन दे दो टैक्सेस में, छूट दे दो टैक्सेस में, बेनिफिट दे दो, ताकि लोग खर्चा कर सके, लोग का डिमांड बढ़ सके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ये फिस्कल पॉलिसी है। तो अंडरस्टैंड, क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टू पॉलिसीज माइक्रो इकोनॉमिक के। यस, okay, so next there is the importance of macroeconomic। क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रोइकोनॉमिक के, ट्रेड साइकिल एनालिसिस, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, डाउनसाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशंस, फैसिलिटेट द मटेरियल वेलफेयर, रेगुलेट द इकोनॉमिक सिस्टम, रिजॉल्व द इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमने पढ़े हैं वही सब पॉइंट यहाँ पे रिपीटेशंस हो रहा है। ट्रेड साइकिल को एनालाइज करो, इसके अंदर बेनिफिशियल फॉर टाइमिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस टू अवॉइड और प्रिपेयर द एनी फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एडवर्स सिचुएशंस। इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और फिस्कल पॉलिसी बनाना। जब भी इकोनॉमिक पॉलिसी का बात हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर करना और फिस्कल पॉलिसी प्रिपेयर करना, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का डाउनसाइजिंग इफेक्ट देखना, कहाँ पे इफेक्ट ज्यादा हो रहा है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का। मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर मतलब This streams is economic give the broader perspective of social and national issues, जो social और national issues हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। Therefore the ones who look forward the contributing the welfare society needs to be study the economic, और जहाँ पे खर्चा करना है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम करना है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। Regulate the economic system, resolve the economic issues and economic development, ये सब importance है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक का। इश्यूज रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक, अब माइक्रो इकोनॉमिक में कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में इशू होते हैं। यस ऑफ कोर्स, ये आप लोग ने 15-20 महीनों में देखा रहेगा, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज के इश्यूज हैं, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक, और इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में भी इशूज चल रहे हैं, ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक में भी, और गवर्नमेंट पॉलिसी, तीन चीजों में गवर्नमेंट के इश्यूज मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के इश्यूज ज्यादा हैं। इश्यूज मतलब some types of you can say the challenges faced by this microeconomic in this field, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक में क्या क्या इश्यूज हैं, या फिर इशू रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ्टन लीड टू सोशल कॉस्ट
such as pollution, soil erosions, depletions of natural resources, engage in wildlife. और इन सबको control this social cost, government frames the specific policies and regulate which act hurdle the business organization. और जितने भी issues आएंगे गवर्नमेंट पॉलिसी के टाइम पे, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी बनाएगी, मतलब रूल्स एंड प्रोसीजर प्रॉस्पेक्टस जो भी रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए कोई कमेटी बनाएंगी, रूल्स बनाएंगे उसको हैंडल करने के लिए। दैट्स इट। अगर ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक का बात हो तो the economic condition of country extremely influence the operations of any organizations. Various economic trends factors affecting the business are gross domestic product GDP, employment condition, investment opportunity, banking, pricing policy etc. इन सबको ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक अभी आपने 15-20 महीने में देखा रहेगा। मैं क्यों इसका 15-20 महीने का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आपने जो इसके पहले पढ़ा इकोनॉमिक्स और जो अब पढ़ोगे ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा आप लोग के लाइफ का, कि इस टाइम पे जीडीपी किस तरह से डाउन हुआ था और इस टाइम पे जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट कौन से पॉलिसीज बना रही है। यही थे इश्यूज है, मतलब 15-20 महीने में किस तरह के इश्यूज हुए थे, इफेक्ट हुए थे जीडीपी को, और उस जीडीपी को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम्स या पॉलिसीज बनाए हैं उस स्कीम्स को, उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए 15-20 महीने का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड का। एंड नेक्स्ट इज इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के कौन से इश्यूज हो सकते हैं? मेनी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड either export हो या import हो from the other countries. In international market, they are sensitive to fluctuate economic other countries, exchange rate, prices, etc. Such changes may be even influence the economic conditions of the country, ultimately affecting the business organizations. आपके पास एक चैप्टर्स है एफए में, आई थिंक आप लोग इसी सेमेस्टर में एफए में एक चैप्टर करोगे, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग में है एफए में। जब वो आप लोग चैप्टर सॉल्व करोगे, चैप्टर्स का कैलकुलेशंस करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज, किस तरह से करेंसी एक्सचेंज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से निकलता है। तो वो तो बात की बात है अकाउंटिंग में। हमारा बात यहाँ पे कि फॉरेन ट्रेड करते टाइम पे किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, एक्सचेंज रेट में किस तरह का इशू हो सकता है, प्राइस में किस तरह का इशू हो सकता है ड्यू टू कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। और उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस इशू को सॉल्व करने के लिए कौन से पॉलिसी बनाए जाते हैं। और दे आर द issues related to economics. Now we can stop here. Issues related economics, limitations or difference between the monetary policy and fiscal policy you can refer through the notes. ठीक है? Limitation of economic क्या लिमिट है, मतलब एक तरह का बोल सकते हो इकोनॉमिक क्या नहीं कर पाता है। तो consider aggregate homogeneous, मिसलीडिंग डिफिकल्टी, एग्रीगेशंस टोटल करने में, एग्रीगेशन करने में प्रॉब्लम होता है। फैलेंसी ऑफ डिडक्टिव इन्फ्रेंस, कॉन्सेप्चुअल स्टैटिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी, अननेसेसरी एग्रीगेट वेरिएबल्स, निग्लिगेट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, टू मच जनरलाइजेशन, ये थोड़ा लिमिटेशंस होते हैं। वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स इन डिटेल इफ यू नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक समझा आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंस, मैक्रो इकोनॉमिक का इश्यूज रिलेटेड and theories of macroeconomic. Okay, very good.